तो आज की क्लास में हम लोग 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक होगा स्टूडेंट एनसीएपी। एनसीएपी रहेगा 4 साल हो गया एनसीपी का, बट जो एनसीपी मतलब नेशनल क्लीन ग्रीन जो भी है, मतलब एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है तुम्हारा, अभी आ जाएगा टोटल 4 साल हो गया। इस तरह का पॉलिसी को लाया हुआ जहाँ पे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का बात करते हैं, जहाँ पे हम PM 2.5 को कंट्रोल करने का बात करते हैं, PM 10 को कंट्रोल करने का बात करते हैं। और जानते हो कि 2017 का लेवल के हिसाब से 20 से लेके 30% घटना चाहिए 2024 तक, था ना ये चीज़। तो 4 साल हो गए हैं, कुछ आ तो नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे, कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ था, याद करो, नॉन अटेनमेंट सिटी तुम लोग को बताया गया था नाक के हिसाब से, NAAQS है ना, जो 2008 में लॉन्च किया गया था, और 2011 से लेकर 15 तक का जो भी डेटा रहा है उसके हिसाब से ये लोग अपने पोल्यूटेंट पे काम किया है कि नहीं किया है। जब ऐसा पाया गया तो लगभग मोर देन 100 सिटीज़ वो क्या नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में घोषित हुआ था। तो इसलिए यदि ये लोग ठीक से नहीं निभा पा रहा है, इन्वायरमेंट का जो स्टिपुलेशन था वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इसके ऊपर फिर कार्रवाई होगा, इसको और बोला जाएगा कि और ढंग से करो। तो कहने का मतलब यही, ये सब चीज़ समझेंगे इस चीज़ में कि 4 साल NCAP का हो गया है, मगर इंटेंट मैच नहीं कर रहा है ग्राउंड रियलिटी से। समझ गए, जिस हिसाब से हम लाए थे उस हिसाब से ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ दिख नहीं रहा है। होप तो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो 18 नंबर विंटर हीव, कल बताए थे तुम लोग को। विंटर बताओ, विंटर में भी हीट वेव आ गया, और हम जानते हैं कि बहुत सारा एरियाज जो है, देखे हो कल का करंट अफेयर्स देखे हो, तो तुम लोग को समझ में आ रहा है दोनों को। तो जो विंटर हीट वेव है जिसके वजह से 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तापमान, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि विंटर के टाइम में हीट वेव्स हो जाए? क्योंकि ये तो बहुत एबनॉर्मल कंडीशंस है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है यूरोप में, उस चीज़ को समझेंगे। यानी कि कल का जो पहला पोर्शन था करंट अफेयर्स का, उसी को ब्रॉड किया गया है। समझ में आ गया? देखो 19 नंबर देखो, अब देखो 19 नंबर भी इसमें दिया गया कि डॉपलर वेदर रेडार्स, यानी कि इंडिया में ना डॉपलर वेदर तुम्हारा वेदर रेडार्स पे काम हो रहा है। रेडार जानते हो ना, कोई भी सिग्नल भेजते हैं, फिर सिग्नल वापस आएगा, उस हिसाब से हम तय करेंगे क्या है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ है तुम्हारा, और सही राइट डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। वेरी गुड। एंड 20th देखो तुम्हारा, अब ना जो बाहर का जो कंट्री का बड़ा बड़ा जो तुम्हारा यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, वो भी भारत में खुलेगा। जैसे भारत का जानते हो कॉलेज व्यवस्था कितना गंदा है, तो वर्ल्ड क्लास हमें एजुकेशनल व्यवस्था चाहिए भारत में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाहर के जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो आके डायरेक्ट अपना सब्सिडरी यहाँ पे खोल सकता है। इससे पहले भी प्रयास किया गया था, बट इससे पहले जो प्रयास था वो प्रयास पर्याप्त नहीं था। इस बार मोदी जी कर रहे हैं इस चीज़ को, मगर कुछ चैलेंजेस तो है इस चीज़ में। तो FHEAC रेगुलेशंस फंड रेपुटेशन इज फाइन व्हाट अबाउट द फ्रीडम। तब समझेंगे इस चीज़ को, समझेंगे इस वर्ड को समझने के लिए पूरा एडिटोरियल समझना पड़ेगा तुमको। तो 4 एडिटोरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखो स्टूडेंट 17 इकोलॉजी ट्री, GS पेपर 3 का हिस्सा है ये। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हिंदू पेपर में आया था 15 जनवरी 2023 को। समझ गए? वही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है NCAP का मतलब। अब यहाँ पे समझते हैं, ये प्रोग्रेस हैज़ बिन स्लो इन NCAP। प्रोग्रेस उतना नहीं रहा है जिस हिसाब से आया था। जो हमारा इंटेंट था, इंटेंट कंपेरिजन में इम्प्लीमेंटेशन उतना ढंग से नहीं हो पाया ग्राउंड लेवल पे। तो देखो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया NCP। उसके लिए देखो फंड भी थे और टारगेट भी था कि जो 131 यानी कि मोर देन 100 सिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ है, ठीक है, उस पर काम हो सके, वो अपना कम कर सके। समझे? कब किया गया ये? जनवरी 10, 2019 को किया गया है। 131 सिटीज़ आर नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ये सब नॉन अटेनमेंट सिटी है। बताए थे नॉन अटेनमेंट सिटी यानी कि जो NAC जो प्रोड्यूस करता है, NAC मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो कि CPC भी करता था, तुम्हारा याद होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो दिया गया है नोट्स में, जाकर पढ़ लेना वहाँ पे। बात समझे?
और ये सबसे पहले नैक वाला जो चीज़ है 2008 में लागू हुआ, समझे, 2008 में लागू हुआ। और यदि इसका डेटा हम देखेंगे, अब देखो नैक में बच्चे लोग 12 पोल्यूटेंट इन्वॉल्व है, 12 पोल्यूटेंट, समझे। वो 12 पोल्यूटेंट क्या है, तो आगे फिगर जाओ तो देखो, तो आगे फिगर देखो, तो जहाँ पे हम ये दिए हैं तुम लोग आगे जाओ, नीचे जाओ। 12 पोल्यूटेंट का नाम क्या है, ये देखो, पेज नंबर 9 निकालो तेजी से। तो उसमें 12 पोल्यूटेंट है, नैक आर सेट फॉर 12 पोल्यूटेंट, जिसमें देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि सॉक्स और नॉक्स है, ऐसे याद कर लेना। PM 2.5 है, PM 10 है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। 4 हो गया ना। एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन याद कर लेना, क्योंकि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बहुत ही पोल्यूटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कैसे याद करोगे, उसके बाद लीड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, आर्सेनिक है, निकल है, बेंजीन है, अमोनिया है, बेंजोपायरिन है, ठीक है। ये 12 पोल्यूटेंट तुम्हारा क्या है, नैक के अंदर आता है। ये पूछता है इस तरह का चीज़ सब, बात समझे। वही हम बोल रहे थे कि ये स्टैंडर्ड है एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए, और सेटअप कौन करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, समझे। ये एप्लीकेबल है नेशन वाइड के लिए, समझ गए ना। और ये कहाँ से पावर डिराइव करता है, एयर एक्ट 1981, वहाँ पे देखते रहो सब ये चीज़। तो नैक क्या है, तुम्हारा मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है कि इतना आप कर सकते, पोल्यूटेंट कर सकते, इससे ऊपर नहीं कर सकते, यही तुम्हारा नैक है। और क्या क्या है तो नीचे देख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, इतना इतना होना चाहिए मीट, समझ गए। अब ऊपर चले जाओ। हाँ, तो 131 सिटीज नॉन अटेनमेंट सिटीज पाया गया एज पर द डेटा 2011 एंड 15, यानी कि ये 4 साल का जो डेटा है, इसके आधार पर पता चला कि 131 जो सिटीज़ है वो नैक का जो प्रिंसिपल था उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और उस आधार पे इन लोग को 131 सिटीज़ को हम क्या बोल दिए, नॉन अटेनमेंट सिटीज कह दिए। बात समझ में आ गया ना। अब देखो NCP पे समझो कि इसमें बताया गया कि एनुअल एवरेज, जो आपका एनुअल एवरेज PM 2.5 का कितना होना चाहिए, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, बात समझे। और PM 10 का कितना होना चाहिए, 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना होना चाहिए। यानी कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, देखो चार्ट था कि नहीं था वहाँ, उसमें चार्ट में लिखा गया वहाँ पे भी। और इसमें देखो क्या बोला गया था, शुरू में बोला गया था कि 2017 का जो बेस ईयर है उसके कंपैरिजन में 2024 तक क्या करेंगे, PM 10 और PM 2.5 को कंबाइन कर दे तो कम से कम 20 से लेकर 30% घटाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बोला था ना कि इतना कम क्यों टारगेट रख रहे हो, याद करो तुम लोग, अरे है भूसा भरा हुआ है, बताए थे कि नहीं बताए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये चीज़ कि इतना कम होने से नहीं चलेगा। 2017 का जो आपका बेस लेवल है उस हिसाब से ये बहुत कम पड़ता है, आपको और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखना चाहिए। तो बिल्कुल सरकार देखो एम्बिशियस टारगेट रखी है। अभी मैं बताता हूँ, सरकार ने देखो सितंबर 2022 में क्या बोला कि हम अपना गोल पोस्ट को बढ़ा रहे हैं और अब हम 40% रिडक्शन करना चाहेंगे बट 2026 तक। तो नया चीज़ भी है उसमें ऐड कर दिया है सरकार, ये प्रपोज्ड है, बात समझे। बट ये चलो खाली बोलने से तो नहीं होगा ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर चेक होना चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी अभी देखते हैं हम लोग, लगभग तुम्हारा 7,000 करोड़ रुपया दिया गया सिटीज़ को, ठीक है ना। और इसको फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए जो CPCB है वो कोऑर्डिनेट करेगा प्रोग्राम को, है ना, देखेगा कि PM 10 लेवल किस तरह का है। बट सबसे जो खतरनाक है वो PM 2.5 है, हम जानते हैं PM 2.5 खतरनाक है कि नहीं है, वो आप सांस लोगे ब्लड स्ट्रीम तक चला जाएगा। तो सबसे खतरनाक वो है, मोस्ट डेंजरस पार्टिकल्स, उसको ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि जब सिटीज़ में इक्विपमेंट ढंग का नहीं है कि उसको मॉनिटर कर पाए ठीक से। तो सिटीज़ वे रिक्वायर्ड, सिटीज़ को ज़रूरी है को कोशिश करे 2020 और 21 से वो और बेटर करे, है ना। रिक्वायर्ड 15% एंड मोर रिडक्शन इन, यानी कि PM 10 का जो कंसंट्रेशन है उसमें 15% या उससे अधिक उसको रिड्यूस करना होगा, समझे। और फंडिंग जो प्रोवाइड करता है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री फंडिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि CPCB और कुछ नहीं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, समझ में आ गया ना। तो देखो ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, उसमें सब दिया गया, वहाँ पे जो था ना तुम्हारा जो मॉडल उसमें सब दिया गया कि किस तरह मॉनिटरी स्टेशंस बनाए जाएंगे, कैसे चेक किया जाएगा, वो सब है वहाँ पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अब देखो देखो यहाँ पे सुनो स्टूडेंट, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, कैसे पढ़े, ये आया है ना तो उसको पढ़े, इसको झट से पढ़े और उसको भी झट से पढ़े, ये स्ट्रैटेजी होता है। क्योंकि आप यदि स्टैटिक और डायनेमिक को दोनों को साथ में लेके नहीं चल सकते तो फिर तो तुमको छोड़ देगा UPSC, बात समझे। तुरंत झट से जाके वो भी कर लेना, इससे क्या होगा कि तुम एक पीरियडिक टेस्ट के लिए इंतजार नहीं करोगे,
एक तो टेस्ट साथ में हो भी चल रहा है, टेस्ट भी साथ में, बट एट द सेम टाइम तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि पुराने नोट्स को विजिट करने का, और ये बेहतरीन तरीका है क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वहाँ पे जाकर पढ़ लो, वो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा क्योंकि तुम पहले भी पढ़ चुके हो वो चीज़। समझे? देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है एनसीपी के अंदर। क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल पॉल्यूशन रिडक्शन है। इसके अंदर जो सीपीसी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विद इन द फ्रेमवर्क, जो भी एनसीएपी ने जो भी फ्रेमवर्क दिया है वो क्या करेगा, नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करेगा। सही बात है ना, नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करेगा, हर स्टेट्स हर यूटी सब इन्वॉल्व रहेंगे और इसमें बोला जाएगा कि जो 12 पोल्यूटेंट है कितना कितना आपको रिड्यूस करना है। सेकेंड देखो, ये बहुत ही कोऑपरेटिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहेगा। कोऑपरेटिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच मतलब क्या है कि सब आके स्टेक होल्डर का रूप है ना, स्टेक होल्डर के रूप में काम करें। जितने भी स्टेट है, जो भी छोटे बॉडीज सब है, लोकल बॉडीज सब आए साथ में। देखो एनसीएपी एडॉप्ट ए कोलैबोरेटिव मल्टी स्केल क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, यानी क्रॉस सेक्टर मतलब क्या है, कोई दूसरा मिनिस्ट्री में है, ये तीसरा है, सब साथ में आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट जितने भी हैं सब साथ में आएंगे इस चीज़ को निभाने के लिए। समझ गए स्टूडेंट? टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड मॉनिटरी मैकेनिज्म, उसके लिए देखो मॉनिटरी स्टेशन बढ़ाने का बात किया गया था, स्पेशली रूरल मॉनिटरिंग स्टेशन भी होंगे। क्या होता है मॉनिटरी स्टेशन मतलब? वो जो बार बार चेक करेगा कि क्या PM2.5 PM10 ज़्यादा तो नहीं गया लिमिट से, क्या ओजोन ज़्यादा तो नहीं हुआ लिमिट से। यदि होगा तो उस हिसाब से अलार्म लगाया जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। बात समझे? सर्टिफिकेशन एजेंसी भी किया जाएगा। सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी कि इक्विपमेंट जो मॉनिटर कर रहा है वो इक्विपमेंट कितना बेहतर है। जैसे हम जानते हैं ना कि जो वॉल्क्सवैगन का जो बना, BMW का जो बना था, उसमें कितना चोरी हुआ था, है ना, कि वो बोल तो रहा है कि हम इन्वायरमेंटली सेफ है, और पता चला कि वो गलत डिवाइस लगाया था। तो इसलिए सेटिंग ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसीज, सर्टिफिकेशन एजेंसी को भी सेट किया जाएगा ताकि जो इक्विपमेंट जो लगाया जा रहा है पता करने के लिए कितना कितना पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है, उस इक्विपमेंट का भी वो होना चाहिए, मतलब टेस्टिंग होना चाहिए। साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। सोर्स अबॉटमेंट स्टडीज़, क्या होता है सोर्स अबॉटमेंट स्टडीज़? यानी किस किस जगह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, सोर्सेस। जैसे कई थर्मल पावर प्लांट से हो रहे हैं, कई तुम्हारे दूसरे जगह से हो रहे हैं, कई वेटलैंड से हो रहे हैं, मान लो ऐसा, तो वो सोर्स देखेगा। ठीक है, इसलिए साइंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। हाँ, रिसर्च होना चाहिए क्लीन टेक्नोलॉजी पे, बिल्कुल जो तो हो ही रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सब पे, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे हो रहा है ना स्टूडेंट, हाँ, मीथेन पे और उस पर भी हो रहा है, अमोनिया के ऊपर हो रहा है, यस वी हैव सीन। चौथा देखो, डायनेमिक मैकेनिज्म होना चाहिए। डायनेमिक मतलब कुछ भी नया चीज़ भी हम उसमें ऐड कर सके। कोई भी मान लो कि साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप हुआ वर्ल्ड वाइड, तो उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। समझ गए? थर्ड, चौथा क्या है? एम्फसाइज्ड ऑन अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अवेयरनेस फैलाने का और कैपेसिटी बिल्डिंग, यू नो डैट कैपेसिटी बिल्डिंग, हमें अपना कैपेसिटी बिल्डिंग को और इंक्रीज करना चाहिए। यानी कि एक्सटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव एट पोल्यूशन हॉटस्पॉट, यानी कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे हमें कोशिश करना चाहिए कि पोल्यूशन कम हो, और इक्विपमेंट वगैरह लगा के या फिर कोई हेल्थ प्रैक्टिस करके। स्पेसिफिक सेक्टरल इंटरवेंशंस, ये क्या है तुम्हारा? जैसे मान लो कि कंजंक्शन मैनेजमेंट, बहुत भीड़ हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना। मेकिंग रोड स्पोर्ट होल फ्री, यानी कि जो तुम्हारा रोड में जानते हो ना गड्ढा हो जाता है, गड्ढा को ठीक करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना, है ना। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ढंग से लाना कि यदि ज़्यादा सल्फर रिलीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। इमिशन स्टैंडर्ड होना पावर सेक्टर का, वही थर्मल पावर प्लांट का। एग्रीकल्चर स्टेबल बर्निंग बिल्कुल ना हो, वो चीज़ हम मल्चिंग के रूप में यूज़ करें। समझ गए स्टूडेंट? ये सभी चीज़। तो अब क्या, एम्फसाइज ऑन इन्फोर्समेंट, कैसे इस चीज़ को इन्फोर्स किया जाए? तो इसके लिए हम वेब बेस्ड 3 टायर मैकेनिज्म बनाएंगे, जो रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा, एसेस करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, एकदम कंप्लाइंस के साथ। और यदि कहीं पर नहीं हुआ तो बिल्कुल पता चल जाए कि 10131 सिटीज़ क्या है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ट्रेन मैन पावर और रेगुलर इंस्पेक्शन किए जाएंगे ताकि एनसीपी का जो भी पर्पस, जो इंटेंट है वो पूरा हो, और नहीं हुआ तो नॉन अटेनमेंट सिटी बन जाएगा। होप तो समझ में आ गया होगा। तो इतना कुछ है, इसलिए कहते हैं कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है एनसीपी का, समझे? तो थिंग्स आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट देखो चीज़ सब सही दिशा में नहीं जा रहा है, इतना कुछ अप्रोच है।
उसके बावजूद भी जब हम ग्राउंड रियलिटी को चेक करने गए स्टूडेंट, है ना, अब ये बोला गया कि 2019 से लागू होगा, 2018-19 से लागू हो गया ये चीज़, 2017 के बेस ईयर के हिसाब से 2024 तक ये करना है, कम करना है, 20 से 30% कम करना है। स्पेशली हम फोकस क्या किए, PM 2.5 और PM 10 पे किए, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जानलेवा कौन सा है, यही दोनों हैं, और उसमें भी PM 2.7 सबसे ज़्यादा जानलेवा है। तो अब देखो क्या फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स हमारे पास है और जो हमारा इंटेंट है, दोनों में बहुत बड़ा ही गैप है। तो नंबर 1 देखो, जो अभी सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये तुम्हारा एक संस्था है, वो कहता है कि 131 सिटीज़ जो अभी पाया गया है, उसमें केवल 80 सिटीज़ है जो कि फिनेंशियल ईयर 2021 और 22 के हिसाब से जो भी मैंडेट दिया गया था वो पूरा किया, बाकी सब फेल कर गया, समझे। नंबर 1 ओनली 37 सिटीज़, केवल 37 सिटीज़ ही है जो अभी तक सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडीज़ कर पाए, यानी कहाँ कहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है उस पर उसने काम कर पाया। और ज़्यादातर तो तुम्हारा और जो भी काम किया उसका पब्लिक डोमेन में है भी नहीं। ये अलग बात है कि 37 सिटीज़ ने कंप्लीट कर लिया अपना स्टडीज़ कि कहाँ कहाँ सोर्सेस हो रहा, बट कंप्लीट करने के बाद पब्लिक डोमेन में डाला भी नहीं, क्योंकि पब्लिक, यस भारत ये जी स्वतः डेमोक्रेटिक है, तो आपको रिपोर्ट डालना पड़ेगा ना वहाँ पे, ताकि कॉमन आदमी देख सके उस चीज़ को। नो सिटी एक्शन प्लान हैड बीन अपडेटेड विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्टडीज एज दे वर सपोज टू बी अंडर NCPA, यानी कोई सिटी एक्शन प्लान अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। देखो इंडिया अब CREA जो कि इस तरह का रिसर्च कर रहा है, उसका मानना यह है कि भारत को कम से कम 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन होने चाहिए पर ईयर, और उस हिसाब से 2024 तक 1500 होना चाहिए। मगर अभी का स्थिति देखोगे तो ये 4 साल में केवल 180 स्टेशन ही हैं। तो कहाँ 180 स्टेशन और कहाँ 2024 तक हमको 1500 चाहिए, तो दोनों में कितना बड़ा गैप है, समझ में आ गया ना। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, इतना बुरा स्थिति है। अब यहाँ पे देखो, ओनली मार्जिनल रिडक्शन इन द पॉल्यूशन इन सम सिटीज़, यानी कि बहुत कम रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट। जैसे NCP का ट्रैकर देखोगे, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है तुम्हारा क्लाइमेट ट्रेंड्स और रिस्पायरर लिविंग साइंस का, दोनों मिल के तुम्हारा ये NCP ट्रैकर निकाला है। इसके आधार पे देखा जाए तो दिल्ली का जो PM 2.5 लेवल है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, बट केवल 7% ही इम्प्रूव्ड हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2019। कहाँ हम बात करते हैं, शुरू में क्या बात की, 20 से 30% बात की, उसका फिर 40% का ही बात करते हैं बाय 2026, तो केवल 7% ही इम्प्रूव हुआ है। अभी देखो नेशनल कैपिटल हमारा है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ रहा है 2022 में, और वहाँ पे देखो PM 2.5 तुम्हारा 100 यूनिट प्लस चला गया है, जबकि हम बोले हैं अभी जस्ट कि PM 2.40 होना चाहिए। तो देखो 9 of the 10 cities which were most polluted in 2019 have reduced their, चलो ठीक है, जो 2019 में 10 सिटीज़ जो सबसे पोल्यूटेड थे उसमें 9 सिटीज़ ने काम किया, PM 2 पॉइंट रिड्यूस किया, PM 10 रिड्यूस किया, दो द लेवल इन द सिटी मच हायर, बट जो CPC का जो लेवल दिया था उसके हिसाब से अभी भी हायर है, अपने 2019 की क्षमता के हिसाब से तो कम किया है, मगर CPC के हिसाब से भी कम नहीं हुआ है। बात समझे, जैसे PM 2.5 लेवल देख लो, ओनली 14 ऑफ 43 जो NCP सिटीज़ है, यानी कि नॉन अटेनमेंट नहीं, जो सिटीज़ कर पाया है ना, बहुत सारा सिटीज़ तो अटेनमेंट सिटीज़ होगा जिसने किया है, तो उसमें केवल 14 ही सिटी है आउट ऑफ 43 जिसको 10% या मोर देन रिडक्शन किया है PM 2.5 लेवल पे, ठीक है। एंड डेटा इज अवेलेबल फॉर 43 सिटीज़ ओनली, बस 43 सिटीज़ का ही है जो कि काम किया है। उसमें 43 सिटीज़ में मात्र 14 सिटीज़ ही है जो कि 10% से अधिक आपका PM 2.5 लेवल पे काम किया है, जबकि दूसरी तरफ देखो आउट ऑफ 46 नॉन CAP सिटी, यानी कि जो अटेनमेंट सिटी नहीं था, उसमें 21 रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जिसमें 21 ने बहुत बेहतरीन काम किया है, एंड 5 और मोर डिक्लाइन इन, और उसमें 5% या 5% के आसपास तुम्हारा रिड्यूस किया है 2019 से लेकर 2021 तक। तो देखो अब कहाँ इतना सिटीज़ है, अटेनमेंट सिटीज़ और नॉन अटेनमेंट सिटीज़, तो पूरा अच्छे से देखोगे ना तो पता चलेगा कि बहुत गैप है। वही एक एक रिपोर्ट दिया, ये तुम लोग को याद नहीं करना है क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, बस तुमको समझना है कि इस तरह दिया जाता है। तुम लोग के लिए याद करने वाला चीज़ क्या है, ऊपर वाला चीज़ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, वो याद करने वाला चीज़ है, क्योंकि उसी के आधार पे इतना डेटा दे रहा है ये। बात समझ, ये तो बदल जाएगा ये चीज़। तो यदि तुमको याद करना होगा तो तुम 40 यूनिट को याद करोगे, 100 यूनिट को याद करोगे,
नहीं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, दे वर 16 एनसीपी सिटीज एंड 15 नॉन सिटीज दैट रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो इसने काम किया है। तो ये अबव डेटा यही बोल रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है स्टूडेंट, इस तरह नहीं चलेगा। और हम अपना एम्बिशन को भी बढ़ाए हैं कि 2026 तक हमें करना है, तो ऐसे नहीं चलने वाला है, हमको ग्राउंड रियलिटी पे बहुत काम करना होगा, समझे। ये है हमारा एसेंस है एडिटोरियल्स का। तो ठीक है, समझ गए ना। आगे ये पढ़ लोगे, ये सभी चीज़ पढ़ लोगे जो हम स्किप कर रहे हैं। ये तुम लोग के लिए बस एक तरीका था कि इस तरह कर लोगे, समझ में आ गया ना। पढ़ लेना, सब चीज़ हम बताए हैं ये चीज़। सेकेंड देखो स्टूडेंट, विंटर हीट वेव इन यूरोप, व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड दिस। अब देखो, बम साइक्लोन आया था कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, ब्लिजार्ड आया था वही। तो इस तरह का एबनॉर्मल कंडीशन क्यों देखा जा रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट होगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सेम रहेगा टॉपिक, वही सिलेबस सेम है। तो देखते हैं विंटर हीट वेव इन यूरोप। देखो, एटलीस्ट 7 कंट्रीज, जिसमें तुम्हारे पोलैंड है, डेनमार्क है, चेक रिपब्लिक है, नीदरलैंड्स है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, लैटविया है, ये सब में ना अब नॉर्मल टेम्परेचर राइज हुआ है विंटर के टाइम में। देखो जनवरी के टाइम में है ना, और 10 to 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, इतना ज़्यादा, समझे, बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है। 10 डिग्री है, वो गलती से लिख दिया गया होगा तुम्हारा 100 नहीं, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल है ये, वो समझे ना। यदि वॉशिंगटन पोस्ट का बात करें तो ये एक्सट्रीम वार्म स्पेल को ये एक्सपीरियंस कर रहा है, और जिसकी वजह से हीट डोम बन रहा है। अभी मैं बताऊंगा हीट डोम क्या होता है, तो फिगर देख लो कौन सा कंट्री ग्रसित है, ठीक है, दिख गया ना, बताया दिया ना। हाँ, आगे देखो। तो पहले इसको समझने के लिए तुमको बेसिक समझना होगा, जो कि तुम लोगों को बताया जाएगा उसमें भी, ज्योग्राफी में भी। बट तुम लोग को कई बार बताया भी गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है। ला लीनो और एल नीनो का जब इवेंट पढ़ रहे थे तो हम लोग बात किए थे ना हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में। यस, वी हैव सेड। तो यहाँ पे पहले समझते कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। बिना इसको नहीं समझोगे तो वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, इसलिए बेसिक्स दिया गया है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि एयर का जो वेट जो प्रेशर क्रिएट करे, क्योंकि वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एक एरिया पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वही प्रेशर होता है। पढ़े हो ना तुम लोग बचपन में, 9-10 की किताब में दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो एयर का कितना वेट है, एयर का जो वेट एटमॉस्फेयर में लग रहा है और जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट कर रहा है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखो, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर अबव अस। समझ गए। प्रेशर देखो सबसे ज़्यादा सी लेवल पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हम जानते हैं ना कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है वो शुरू का जो 5 किलोमीटर में होता है वो ज़्यादा रहता है वहाँ पे, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट, जो सी लेवल पे होगा, यानी कि जो मीन सी लेवल पे जो होगा वो ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और जैसे ही अल्टीट्यूड बढ़ते चला जाएगा, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर चला जाएगा, तो वो घटते चला जाएगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि एयर का डेंसिटी कम होते चला जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स कम होते चला जाएगा। एयर मॉलिक्यूल जितना कम होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर कम होगा। समझ गए। जोन्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर कवर द वर्ल्ड एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। सही बात है ना। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन के वजह से ये वेदर फिनोमेना हो रहा होता है। जैसे हम लोग बचपन से जानते हैं विंड का मतलब क्या आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना, और इसके लिए डिफरेंस होना जरूरी है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हाई और लो प्रेशर वाला जो जोन है, इसके वजह से ही हम डे एंड नाइट हम वेदर कंडीशन देख रहे होते हैं। एयर, आप जैसे मान लो कि एयर राइज हो गया, तो एयर राइज होने का मतलब क्या है, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया हमेशा बैड कंडीशन क्रिएट करता है। जैसे देखो बारिश होता है ना स्टूडेंट, बारिश कब होगा, जब तक एयर मॉलिक्यूल से ऊपर चला जाए, क्लाउड बन जाए, फिर बारिश हो जाएगा। तो लो प्रेशर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ बैड कंडीशन, बैड वेदर कंडीशन, लो प्रेशर। तो वही देखो, एयर लीड चला जाएगा टू लो प्रेशर एट द अर्थ सरफेस एंड सिंकिंग एयर, यदि कि ऊपर चला गया तो लो प्रेशर हो गया, और यदि एयर नीचे चला आया तो क्या हुआ, हाई प्रेशर हो गया। बात समझे। हाँ, कंबाइंड विद द रोटेशन। और उसके बाद देखो, एयर नेचुरली फ्लोज फ्रॉम, एयर जानते हो जो विंड बनता है नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। हाँ, जिसको डिफ्यूजन या कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। अब देखो कंबाइंड, एक तो फैक्टर क्या हुआ स्टूडेंट, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जोन बनना है ना, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना, और उसके बाद देखो अर्थ का अपना रोटेशन वाला भी चीज़ है। तो ये सब चीज़ की वजह से ना हमारे वेदर पे डे एंड नाइट असर पड़ता है। तो टू अंडरस्टैंड, देखो कंबाइंड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ
एरियाज ऑफ डिफरेंट प्रेशर क्रिएट फ्लो ऑफ एयर और विंड। तो ये चूंकि कंबाइन अर्थ रोटेट हो रहा है, इस वजह से विंड भी बहता है। तो बात समझ में आ गया ना, विंड का तरीका क्या है। अब टू अंडरस्टैंड हीट डोम, तो हमें जरूरी है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया के बारे में जाने हम, बात समझे। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर के वजह से ही, लो प्रेशर की वजह से ही हमारा वेदर कंडीशन प्रत्येक दिन बदलता है। तो पहले लो प्रेशर एरिया देखते हैं, फिर हाई प्रेशर एरिया देखते हैं। ये सब तुम लोगों को बेसिक्स दिया गया है इसमें, ठीक है। ये कहीं एडिटोरियल्स में नहीं आता है ये चीज़, ये समझाने के लिए, हीट डोम को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है स्टूडेंट। तो देखो लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया मतलब क्या कि जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहने का मतलब क्या कि एयर डेंसिटी कम रहेगा वहाँ पे, समझे। आइजोबार, जो आइजोबार जानते हो ना, सेम प्रेशर वाला जो पट्टी है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि सेम हाँ प्रेशर रहेगा। ए लो प्रेशर सिस्टम डेवलप्स व्हेन वार्म एयर राइजेस। लो प्रेशर सिस्टम तब डेवलप होता है कि जब वार्म एयर राइजेस आपका ऊपर चला जाए, समझे। एज अ वार्म एंड ह्यूमिड एयर राइजेस, तो इसकी वजह से क्या प्रेसिपिटेशन होगा और वाटर वेपर कंडेंसेशन होगा और बारिश हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया इज ऑलवेज रिलेटेड टू बैड वेदर फेनोमेना, समझे। वेदर जो फेनोमेना होता है, बैड वेदर फेनोमेना होता है, रेनफॉल के फॉर्म में, थंडर स्टॉर्म के फॉर्म में, वो तुम्हारा लो प्रेशर एरिया से एसोसिएटेड है। बट हाई प्रेशर एरिया सबसे स्टेबल चीज़ है, वहाँ बारिश नहीं होगा, एकदम सनी डेज है ना, वो हाई प्रेशर एरिया का ही डेनोस मतलब रिप्रेजेंटेशन है। तो हाई प्रेशर मतलब वो रीजन है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है सराउंडिंग के कंपेरिजन में, नंबर वन। दूसरा क्या है कि ये गुड वेदर कंडीशन से एसोसिएटेड है, जैसे क्लियर डे दिखेगा तुमको, सनी डे दिखेगा, तो बहुत हाई प्रेशर वाला एरिया है वो। तो एयर फ्रॉम हायर इन द एटमॉस्फेयर, जो ऊपर में एयर तुमको मिलता है वो नीचे चला आएगा। नीचे चलने का नीचे सिंक होने का मतलब क्या, हाई प्रेशर एरिया हो गया वो, समझे ना। और इसमें तुम्हारा अपवर्ड वर्टिकल मोशन नहीं होगा, और जब अपवर्ड वर्टिकल मोशन नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, दिन आपका क्लियर होगा, सनी डेज होगा। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ हमेशा समझ लेना कि लो प्रेशर एरिया बैड वेदर फिनोमेना, हाई प्रेशर एरिया गुड वेदर फिनोमेना, समझ गए, सनी डेज। अब यहाँ पे समझते हैं हीट डोम के बारे में। तो हीट डोम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हीट डोम ही हो रहा है। अब हीट डोम जरूरी नहीं है कि विंटर में ही हो और जरूरी नहीं कि समर में हो, दोनों में ही हो रहा है। अभी तो हमने जस्ट देखा कि विंटर में हो गया हीट डोम, ये सब 8 कंट्रीज़ के बारे में जो बताया गया तुम लोग को यूरोप का। देखो ये क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ये स्टैग्नेंट वेदर फिनोमेना है, जहाँ पे हीट बढ़ रहा है तेज़ी से और हीट वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, लंबा समय तक ट्रैप हो जाता है हीट, समझे। तो इट इज़ अ स्टैग्नेंट वेदर फिनोमेना व्हेन एन एरिया एक्सपीरियंस स्टिफलिंग हीट, इट कैन स्ट्रेच ओवर वास्ट एरियाज लास्ट फॉर डेज टुगेदर। यानी कि लंबा दिन के लिए वो क्या हुआ, हीट जो है वो ट्रैप हो गया उस जगह पे। अ हीट डोम नॉर्मली अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स ए मास ऑफ हॉट ओशन एयर इन ड्राई समर कंडीशन। नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता है कि समर के टाइम में होता है, वही बोला है, नॉर्मली समर के टाइम में होता है। और ये कनाडा में बहुत ज़्यादा हुआ था 2 साल पहले। उसमें क्या होता है कि जो वहाँ से एयर मूव कर रहे हैं ओशन से, वो ट्रैप कर लिया जाएगा, समझे। तो ये बोला कि ये नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा ड्राई समर के टाइम में, जो कि हॉट मास एयर जो उठ के आ रहा है ओशन से, वो ट्रैप हो गया। व्हेन दिस एयर अटेम्प्ट्स टू, जब ये एयर भागने की कोशिश करता है तो हाई प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का जो हाई प्रेशर है उसको पुश कर देता है और नीचे चला जाता है। जब वो भागना चाह रहा है, जब एयर मास जो गर्म एयर मास है, ये देखो समर का बात कर रहा हूँ मैं, ये समर में बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। जो ओशन से उठ के आया गर्म एयर, वो भागना चाह रहा है, चूंकि नीचे हाई प्रेशर बना हुआ है तो वो अपने तरफ पुल कर लेगा और लंबा समय तक उसको रख देगा वहाँ पे। जब लंबा समय के लिए रख देगा तो हीट डोम क्रिएट हो जाएगा। हीट डोम मतलब क्या कि हीट है, बहुत दिन तक हीट है, और वो जो एयर है गर्म एयर वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो ट्रैप हो गया उस जगह पे। तो देखो व्हेन दिस हॉट एयर अटेम्प्ट्स टू एस्केप, वो भागना जब चाह रहा है, जो हाई प्रेशर जोन वहाँ पे क्रिएट हुआ है वो क्या करेगा, उसको पुश कर देगा, नीचे की तरफ खींच देगा। और इसके वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका असर तुमको हर जगह पड़ेगा, पीपल के ऊपर भी पड़ेगा, क्रॉप्स के ऊपर पड़ेगा, या फिर बाकी लिविंग बींग्स के ऊपर भी पड़ेंगे। तो हीट डोम्स कैन अकर, आप देखो गजब बात है कि देखो ये तो समर का बात था, मैं विंटर के टाइम में भी हो सकता, और रिसेंट जो एग्जाम्पल है यूरोप का, ये तुम्हारा विंटर हीट डोम ही है, तो विंटर के टाइम में हो गया, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला चीज़ है, समझे। तो अब यहाँ पे देखो नॉर्मल का, अब देखो विंटर में कैसा, अब ये तो हीट हो गया तुम्हारा वो समर के लिए। अब यहाँ पे तुमको समझना होगा कि एक फेनोमेना क्या हुआ कि हॉट आ रहा है, बट एक फेनोमेना हम जेट स्ट्रीम का भी जानते हैं, पढ़े हो ना जेट स्ट्रीम तुम लोग,
एक फिनोमेना तुम्हारा जेट स्ट्रीम का भी है, जो मैं हर समय कहता हूँ वर्टेक्स जो घूमता है ऊपर। तो देखो यहाँ पे जेट स्ट्रीम हम जानते हैं कि फास्ट मूविंग एयर है जो एटमॉस्फेयर में घूमता है ना। और ये वेव स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरह स्ट्रक्चर, देखो वेव इस तरह इस फॉर्म में होता है, वेव फॉर्म में होता है साइनसॉइडल का। तो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्थ टू साउथ घूमता है, फिर नॉर्थ में आ जाता है और कंटिन्यू रहता है सर्कल में इस तरह। व्हेन दिस वेव गेट बिगर, और यदि जब ये वेव बड़ा हो जाए, और देखो तो ये ऐसा हो जाता है, जैसे पहले ऐसे घूम रहा है, मैं यहाँ पे भी फिगर दे देता हूँ, पहले ये ऐसे घूम रहा है, पहले ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, देखो इस तरह। फर्स्ट ये छोटा था, अब ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। देखो वह भी बन जाता है, ये पहले इस तरह था, पहले ऐसे था, छोटा था, अब ये बहुत बड़ा ऐसे बन गया, वो भी हो गया, समझे। तो इस तरह है, देखो फाइन। तो जेट स्ट्रीम इज एन एरिया ऑफ फास्ट मूविंग एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। इट इज बिलीव टू हैव अ वेव लाइक पैटर्न दैट कीप्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन नॉर्थ अगेन। ये सर्कुलेशन में घूम रहा है, फिर नॉर्थ में आ जाएगा, फिर घूमते रहेगा। When these waves get bigger, देखो यही बोले, जो बिगर हो गया वो भी बिगर हो गया ना, ये फिगर बताए हैं। दे मूव स्लोली एंड समटाइम्स कैन बिकम स्टेशनरी, वो आराम से मूव करेगा, कई बार तो ऐसे ही ज्यों का त्यों रह जाएगा। दिस इज व्हेन हाई प्रेशर गेट स्ट्रक एंड लेड टू द अकरेंस ऑफ हीट डोम। ये तब वो भी होगा, तब तुम्हारा स्टेशनरी होगा जब हाई प्रेशर सिस्टम से वो अटैच हो जाए। जब अटैच हो जाएगा फिर हीट डोम वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, वो जो नीचे आएगा ना उसको ट्रैप करके रख लेगा हाई प्रेशर जोन में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये देखो, विद द राइजिंग टेम्परेचर इट इज एक्सपेक्टेड दैट जेट स्ट्रीम विल बिकम, और जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, जेट स्ट्रीम और ज़्यादा वेवी हो जाएगा और बड़ा बड़ा हो जाएगा। जो छोटा पहले वेव ले रहा है उससे बड़ा वेव हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी नहीं वेव लेंथ और बढ़ जाएगा, समझे। एंड विल हैव लार्जर डेविएशन, और बड़ा डेविएशन हो जाएगा। और जब लार्जर डेविएशन हो जाएगा तो स्टूडेंट हीट इवेंट्स और भी तुमको एक्सट्रीम देखने को मिल सकता है। तो ये जो यूरोप का जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल जेट स्ट्रीम की वजह से ही हुआ है, समझे। तो ऑल्दो हीट डोम्स आर लाइकली टू हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं होता, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का असर है। अब देखो नीचे तुम लोग को फिगर दे दिया गया कि कैसे हीट डोम होता है। हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन क्या है, तो पुश एयर वार्म डाउन, हाँ ये क्या करता है, जो वार्म एयर है उसको पुश करता है नीचे की तरफ और वहाँ पे ट्रैप कर देता है। एज द एयर सिंक्स, जैसे सिंक्स हुआ तो अगल बगल का जितना भी चीज़ होगा उसको वार्म कर देगा वो, समझे ना। अब हॉट एयर मासेस एक्सपांड वर्टिकली, हॉट मास एयर क्या है, ऊपर जाना चाह रहा है, बट ऊपर जब जाना चाह रहा है तो फिर तुम्हारा क्या है, वो नीचे हाई प्रेशर जोन उसको पुश कर दे रहा है नीचे जाके, फिर डोम स्ट्रक्चर बन जा रहा है वो। दूसरा देखो जेट स्ट्रीम का, देखो यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जिसके बारे में तुम लोग पहले भी जानते हो। बात समझ में आ गया ना। तो देखो दो फिनोमेना हो रहा है, एक तो हीट डोम बन रहा है तुम्हारा हाई प्रेशर के वजह से, और यहाँ पे जो यूरोप का जो इंसिडेंट हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, जेट स्ट्रीम की वजह से हुआ है। वर्टेक्स बताए थे ना, नीचे आ जाता है तो तुम्हारा ट्रैप हो जाता है हीट से। आगे चले जाओ स्टूडेंट। मोर डॉपलर वेदर रडार्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो ये बताने से पहले, ये तो चलो ठीक है सिलेबस का हिस्सा है, इससे पहले बताने से पहले ना एक बात और सुन लो तुम लोग। ये अभी जो पढ़ाए हैं तुम लोग को, जेट स्ट्रीम था ना उसमें डाल दो, इंडियन मानसून में जेट स्ट्रीम जहाँ पढ़ाए वहाँ पे डाल दो जाके। बी स्मार्ट स्टूडेंट वहाँ पे। और मैं टुकड़ी में भी भेज रहा हूँ तुम लोग को, टुकड़ी में भेज रहा हूँ ना, तो टुकड़ी का काम है कि वहाँ पे जाकर अटैच कर दो, रख दो फोल्डर में। अब देखो ये चीज़ है, देखो हर जगह ही सेटल हो जाएगा एडिटोरियल्स, ठीक से समझोगे तो। अब तुम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया गया, रिमोट सेंसिंग बताया गया, याद है, सोनार रेडार भी बताया गया। ये रेडार ही तो पढ़ने वाले हो, वहाँ पे डालो इसको जाके, और तुम्हारा नॉलेज और एक्सपांड हो जाएगा, नॉलेज और ज़्यादा आ जाएगा इससे। बात समझे, ये रेडार ही है देखो। तो और भी डॉपलर वेदर रेडार यूज़ करेंगे, और ये बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे स्टूडेंट पहले समझोगे रेडार का मतलब क्या होता है। रेडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं सोर्स टू डिटेक्टर, और वो डिटेक्ट करेगा, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा क्या ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, क्या हो रहा था। जैसे मान लो कि कोई मिसाइल मूव कर रहा है एनिमी कंट्री का, तो हम रेडार भेज दिए तो टकराया ना, उस हिसाब से हम उसको गिरा भी सकते हैं, क्योंकि यस हमें इन्फॉर्म हो गया कि वो जा रहा है, वहाँ से मूव कर रहा है।
और ये रेडार से हमने डिटेक्ट कर लिया, जैसे सोनार में तो वही है, बात समझे। तो ये क्या है, रेडियो, जहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, अरेंज मतलब कितना लेंथ में, और उस हिसाब से हम स्टेप ले सकते हैं। देखो इतना सिंपल प्रिंसिपल है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेंड आउट बाय ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमीटर से भेजे आप, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को टकराया उसके बाद जो फिर ट्रांसमीटर को रिसीव हुआ, उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना दूर पे खड़ा है, किस स्पीड से चल रहा है वो। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। द सेम वेव दैट स्ट्रैक्स द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द रिसीवर, यानी कि जो तुम्हारा टकराया और फिर वो रिसीवर के पास आएगा। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आया ना। हाँ, एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा रिसीवर भी हो सकता है, ट्रांसमीटर भी हो सकता है। वेव जो फेंका, अब मान लो कि वही वेव उसी जगह पे आके डिटेक्ट हो गया, तो यस हमने पता कर लिया कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट कितना तेजी से चल रहा है। समझे, इतना सिंपल तरीका है, बट इतना सिंपल लॉजिक को हम कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। अभी बताऊंगा क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन में यूज कर सकते हैं। द डिस्टेंस अप टू द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड है, जब यहाँ शुरू में गया था और वहाँ से जो लौट के जो स्पीड आया, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कितने एंगल क्रिएट हुए हैं, उसके आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है हमसे। समझे, और कितना समय लगा है ऑब्जेक्ट को टच करने में, और कितना समय लगा है बैक होने में। समझ में आ गया ना, यही तुम्हारा क्या है, रेडार है। अभी बेसिक तो जान लिए, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे स्टूडेंट। अभी जानते हो कि जोशीमठ में स्थिति बहुत खराब है ना। जोशीमठ जो जानते हो कि मड प्लेन के ऊपर टिका हुआ था, बेरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा तुम्हारा वहाँ पे सेटलमेंट हो गया था। तो उसके लिए 9 मीटर डेप्थ तक उसको भेजा, रेडार को भेजा जाएगा और चेक किया जाएगा कि अंदर का डेप्थ क्या है, उसका स्थिति क्या है। समझे, द ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार, the ground penetrating radar studies earth crust up to a 9 meter in depth. It is being used by the defense geoinformatics research establishment at जोशीमठ। जो जोशीमठ में DGRE है, उसने क्या किया है कि 9 मीटर डेप्थ तक उसको अर्थ क्रस्ट को सर्वे करने का प्रयास किया गया कि आखिर नीचे क्या है, और उसी के आधार पे बोला गया है कि सब मड का सेटलमेंट है वहाँ पे। उसका देखो इंसार इंफॉर्मेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार, देखो ये आया था कि नहीं आया था, अपर्चर रेडार बताए थे, हुआ था, निसार हुआ था स्टूडेंट, याद है निसार जो हुआ था। निसार मतलब नासा और उसका इसरो का जो हुआ था, अपर्चर भेजने का बात था ना जी। हाँ, इसलिए मैं भेज रहा हूँ, डायरेक्ट डालो वहाँ पे, टैग वहाँ पे डालो। और देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, मैं और ऐड करना चाहता हूँ, तुम लोग बहुत अर्ली स्टेज में हो, अभी तुम लोगों ने करंट अफेयर्स को ठीक से यूज़ ही नहीं किया, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही होता है। उसको यदि यूज़ करने आ गया तो एग्ज़ाम पास कर जाओगे। अब जरूरी नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विषय पे ही ये फिट बैठेगा। बढ़िया सुनो क्या बोल रहे हैं, ये आपका फिट बैठेगा रेडार पे भी, और हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दूसरे विषय पे भी फिट बैठ जाए। तो कोई बात नहीं, रिपीट कर दो, कोई बात नहीं, रिपीट कर दो, उतना निकम्मा नहीं होना चाहिए। यदि एक छोटा पॉइंट भी मैच कर गया करंट अफेयर्स का, तो हर जगह पे फोल्डर पे आप डाल दीजिए उसको, हर फोल्डर पे ही डाल दीजिए, क्योंकि आप जितना बार उसको पढ़ोगे उतना नॉलेज उसका इंक्रीज होते चला जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंसार भी हम लोग किए थे, निसार भी हम किए थे ना, तो निसार में भी ये डाल सकते हो जाकर, क्योंकि अपर्चर वर्ड का जिक्र हुआ है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे भी डाल सकते हो, एट द सेम टाइम रेडार पे भी डाल सकते हो जाके। तो वो निकम्मागिरी नहीं करना है, जितना डालोगे उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा तुम लोग का, 360 एंगल से देख पाओगे चीज़ों को। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा इंसार है, डेट मेक्स हाई डेंसिटी मेजरमेंट, यानी कि तुम्हारा ये भी सिग्नल से ना ओवर लार्ज एरिया बाय यूजिंग रेडार सिग्नल फ्रॉम अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स एंड मेजर चेंजेस इन लैंडस्केप इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन जोशीमठ एंड अदर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। यानी कि इंसार के हेल्प से ना हम उत्तराखंड का बहुत सारा लैंडस्केप को क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हाँ, विद द हेल्प ऑफ योर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। तो अभी तक देर आर एटलीस्ट, देखो इस रेडार का जो अभी बता रहे, जो रेडार होता है मोर देन 10 टाइम्स का रेडार मिल सकता है आपको, जो अलग अलग काम के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डोपलर रेडार। देखो डोपलर पढ़े हो ना तुम लोग 11-12 में, डोपलर इफेक्ट है ना, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अब देखो इसको, तुम तो बाबू तो अभी 10वीं पास की हो, तुमको भी समझना है डोपलर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डोपलर इफेक्ट। अब सिंपल टर्म में समझोगे, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, एम्बुलेंस आया, लेट्स से एम्बुलेंस है, दूर में एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस का जो फ्रीक्वेंसी होगा अभी का, और वो एम्बुलेंस पास में आया तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा ना। मेरे पास में आया तो उसका फ्रीक्वेंसी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा हमको, फ्रीक्वेंसी मतलब आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा।
बट वो दूर रहेगा तो कम सुनाई देगा। अब फिर हमको क्रॉस करते हुए दूर चला जाएगा तो फिर आवाज़ कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं कि जो आपका जो रिसीवर है और जो वो घूम रहा है वो दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है। यदि वो दूर चला गया तो रेड शिफ्ट हो गया, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि वेवलेंथ बढ़ना। कल बताए थे ना, रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है, इसलिए रेड को हम यूज़ करते हैं सिग्नल सब में, तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि आपका फ्रीक्वेंसी कम हुआ बट वेवलेंथ बड़ा हो गया। वेवलेंथ बड़ा होने का मतलब क्या है कि आपसे दूर जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो अभी हम अर्थ, यहाँ पे अर्थ है ना, बहुत सारा स्टार बहुत दूर होगा, जो हमसे काफ़ी दूर होगा तो वहाँ पे रेड शिफ्ट लागू हो जाएगा। बहुत सारे सेलेसियस बॉडी होगा जो अर्थ के करीब आ रहा होगा, तो रेड शिफ्ट का उल्टा क्या होता है, ब्लू शिफ्ट, वो ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है। तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट याद कर लेना है। कोई भी ऑब्जेक्ट से दूर जाए तो उस समय रेड शिफ्ट हो जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्ट से पास में आए तो उस समय ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से ही बहुत कुछ परिवर्तन होता है वेदर फेनोमेना में। बस क्योंकि वेदर जो फेनोमेना है आपका डायनेमिक है। बात समझे? विद दिस नॉलेज इस समझने का प्रयास करो कि ये डॉपलर रेडार इस स्पेशलाइज्ड रेडार है जहाँ पे हम डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं। समझे? टू प्रोड्यूस वेलोसिटी डेटा, यानी कि हमें डेटा निकालने के लिए हमें यूज़ करते हैं उस चीज़ को। व्हेन द सोर्स एंड द सिग्नल, समझ गए, सोर्स और सिग्नल आर इन रिलेटिव मोशन टू ईच अदर। सोर्स एंड द सिग्नल, जो सिग्नल तुम्हारा है जो निकला है और तुम सोर्स हो, यानी कि दोनों किस मोशन पे है, कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई स्टैग्नेंट है, डॉपलर कल। तो व्हेन द सोर्स एंड द सिग्नल आर इन रिलेटिव मोशन टू ईच अदर देयर इज अ चेंज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। तो वो उस समय क्या है कि ऑब्जर्वर जो हो गए, हम बैठे हुए हैं, वो फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग हो जाएगा। पास में है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा समझ में आएगा, दूर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट और जो तुम लोग को रेड शिफ्ट बताया गया है वो हम पुराना नॉलेज से बताए हैं तुम लोग को। इफ दे आर मूविंग क्लोजर, बहुत करीब आ गया तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया। सही बात है ना? अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब क्या है, ब्लू शिफ्ट हो गया। लिख लेना कहीं पे, ब्लू शिफ्ट हो गया वो, समझे। और यदि दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करते हैं डॉपलर वेदर रेडार में। और ये तभी संभव है स्टूडेंट जब चीज़ बीज क्या हो, आपका डायनामिक हो। डायनामिक क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, घट रहा है, और वेदर फिनोमेना भी क्या है, डायनामिक है ना। वेदर फिनोमेना भी हमारा डायनामिक है। तो इसलिए डॉपलर रेडार्स हैज़ द इक्विपमेंट टू मेजर रेनफॉल इंटेंसिटी। इसलिए इस तरह का यदि हमारे पास रेडार होगा तो रेनफॉल इंटेंसिटी को हम ठीक से जान पाएंगे, विंड शेयर को जान पाएंगे, यानी कि विंड शेयर मतलब विंड में जो डिफरेंसेस है प्रेशर का वो जान पाएंगे, वेलोसिटी जान पाएंगे, और बहुत अच्छे से हम लोग बता पाएंगे कि कहाँ पे स्टॉर्म सेंटर है, कहाँ पे साइक्लोन होने वाला है, क्या होने वाला है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब कुछ हम डेवलप कर पाएंगे। तो इतना फायदा है रेडार से। बात समझे? ये रेडार का एप्लीकेशन बताया जा रहा है कि हम डॉपलर रेडार का और बड़ा हम कर सकते हैं। जैसे देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज को ठीक से प्रिडिक्ट करना है तो वी शुड हैव मोर डॉपलर रेडार्स। जितना रहेगा हमारे पास उतना बेटर होगा। तो देखो भारत सरकार ने इस पे अभी काम करेगा, देखो तो इधर बताएंगे। टू समराइज, जो आपका ये रेडार से फैसिलिटेट प्रिसाइज डिटेक्शन बाय वेरियस वेदर एस्पेक्ट्स। जैसे एग्जांपल समझो, ये बहुत ही अच्छा प्रिसाइज डिटेक्शन देता है वेदर पैरामीटर्स को। एग्जांपल देखो, जो भी डायनेमिक वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, टर्बुलेंस आ रहा है ना, साइक्लोन्स आ रहे हैं, थंडर स्टॉर्म्स आ रहा है, लाइटनिंग आ रहा है, उसके बारे में तुमको बहुत अच्छा जानकारी देगा ये रेडार्स। दूसरा देखो, क्लाउड कितना है, कितना रेनफॉल हो सकता है, कब रेनफॉल हो सकता है, इसके बारे में जानकारी। साइक्लोन इंटेंसिटी, कितना बड़ा साइक्लोन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंस ज़्यादा होगा तो रिहेबिलिटेशन वाला चीज़ भी वहाँ पे लागू किया जाएगा। प्रिंसिप, कितना बारिश होने वाला, हो सकता है बहुत बारिश हो जाए तो फ्लश फ्लड आ जाए, हो सकता है ज़्यादा बारिश हो जाए तो पूरी तरीके से वो जगह ही इनंडेशन हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ है ना एकदम प्रिसाइज वे में तुमको बताएगा। देखो कितना, बट बहुत कॉस्टली है, 10 से लेकर 20 करोड़ लगता है एक तुम्हारे रेडार पे, डॉपलर रेडार का। एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में भी लगता है तुम्हारा, ठीक है ना। एक को करना मतलब 20 से 40 लाख लग सकता है तुम्हारा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब महंगा चीज़ है। अब देखो व्हाट अबाउट द एबिलिटी, भारत में कितना हमारे पास डॉपलर रेडार है। तो अभी का आंकड़ा यदि जनवरी मकर संक्रांति तक देखोगे तुम आंकड़ा, तो हमारे पास 37 है, 37 हमारे पास डॉपलर वेदर रेडार्स है।
दे आर मेनली स्प्रेड, वो भी प्लेन में फैला हुआ है, बट हमें कोशिश होना चाहिए कि माउंटेन एरिया में, कोस्टल एरिया में ये ज़्यादा रेडार रहे, क्योंकि जानते हो कि माउंटेन क्लाइमेट चेंज की वजह से है ना, वहाँ पे कुछ तो कुछ हो रहा है, वेस्ट कोस्टल एरियाज में भी बहुत कुछ हो रहा है, अनसर्टेनिटी हो रहा है, तो ज़्यादातर रेडार हमारा इस जगह पे भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2024 और 25 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 और बढ़ा लें हम, तो जितना हम बढ़ा लेंगे, 25 बढ़ा लेंगे तो हमारा 37 + 25 62 रेडार हो जाएगा, जिससे हमको और ज़्यादा हमारा प्रिसिशन मिले वेदर फोरकास्टिंग में, और इससे हमारा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो और दुरुस्त हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉपलर इफेक्ट एंड योर रेडार, तो जाकर वहाँ पे डाल देना। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, एंड वेरी इजी है ये, देखो 20 GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तुम्हारा 7 जनवरी को 2023 इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो यहाँ पे समझो स्टूडेंट ये है क्या। हाँ, ये फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब है, FHE का मतलब होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन सेट अप देयर कैंपसेस इन इंडिया। देखो कितना बड़ी बात है ना, कि फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देखते हो, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है ना। अब होता क्या है कि स्टूडेंट देखो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जैसे भारत का ना, अब हमें चाहिए, हमें बेस्ट हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, है ना। हमारे बच्चे लोग, पढ़ने वाले बच्चे, इतना आबादी है, और जो बाहर जाएगा पढ़ने के लिए तो बहुत महंगा होता है, सब बच्चा एफर्ट नहीं कर पाता है। देखो ना, सब बच्चा तो हमारे दूसरा स्टेट में जाने पे एफर्ट नहीं कर पाता है, विदेश तो छोड़ ही दो, सोचने वाली बात है। तो क्यों ना इन लोग को ही कहा जाए कि आप ही आइए, कैंपस बनाइए। मगर सवाल तो है, देखो बहुत अंतर है। बाहर का जो संस्था है ना, वो बहुत अलग है, वो तुम्हारा जो बाइडेन का अगेंस्ट ही बोल देगा, मगर जो बाइडेन कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं देगा उसको, क्योंकि वहाँ का संस्था का गरिमा रहा है। अब सरकार का अगेंस्ट बोलो, कुछ ही बोलो, कोई मतलब नहीं है। और पूरा इकोसिस्टम पे पूरा उसको दे दिया आता है कि जो करना है करो। मैं इंडिया में मुमकिन नहीं है। अभी देखो जामिया इस्लामिया का भी जो चल रहा है, जान रहे हो ना तुम, स्क्रीनिंग को लेके, गुजरात दंगा को लेके, तो मोदी जी पावर कटवा दिए, मोदी जी ये करवा दिए, वो करवा दिए। आने वाले समय में लेट से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट से ऐसा हुआ कि ये कैंपस आया यहाँ पे, तो ये तो पूरा फ्री थॉट पे बात करता है ये सब। ये तो वहाँ का सरकार को भी उसी तरह कटघरा में ही लेता है, तो वहाँ का सरकार कुछ बात शाबाशी देता है, बोला ठीक है बहुत अच्छा, करो डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंडिया में तो ये होने वाला नहीं है। अब मान लो कि विदेशी आया यहाँ पे, कैंपस बनाया अच्छे से, और यहाँ पे जो नीति है सरकार का नीति, उसके अगेंस्ट काम कर दिया, तो तब कौन अश्योरिटी देगा फिर? तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो सरकार इस चीज़ को भी सुनिश्चित कर ले, बात समझे। ये और देखो पहले क्या था, ऐसा नहीं कि ये नहीं आया था, पहले 2008 में भी ये कॉन्सेप्ट आया था स्टूडेंट, पहले समझो अच्छे से। 2008 में भी ये कॉन्सेप्ट आया था कि जो बाहर के लोग हैं ना, बाहर के लोग आके यहाँ पे कैंपस लगवा सकते हैं, नहीं कि हायर एजुकेशनल, जो फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कैंपस लगा, 2008 के आसपास आया था। बट उस समय क्या प्रॉब्लम था, रिपेट्रेशन का प्रॉब्लम था। इसका मतलब जो भी पैसा कमा के ले जाए, जो भी पैसा कमाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वो पैसा ले नहीं जा सकता है वहाँ पे। तो फिर फॉरेन बोला कि तो फ़ायदा क्या हुआ, फिर हमको फ़ायदा क्या हुआ? जब हम भारत में आएंगे, कैंपस सेट करेंगे, जो पैसा वहाँ पे हमारा अर्जित होगा, जो कमाएंगे, वो हम क्यों नहीं अपने कंट्री में ले जाएंगे? तो इस चीज़ को लेकर ना सरकार और भारत सरकार और ये जो फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बीच में बात नहीं बना और ड्रॉप कर दिया गया इस आइडिया को। बट इस बार मोदी जी ने सुनिश्चित किया, कोई बात नहीं, आप पैसा ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं कि पहला प्रयास है, इससे पहले भी प्रयास किया गया, बड़ा कुछ पेच फंस गए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे समझो कि UGC, हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसने एक ये अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है स्टूडेंट। ड्राफ्टिंग स्टेज समझते हो ना, अभी इनिशियल स्टेज में, इसमें बहुत चेंजेस आएगा। तो एक ड्राफ्ट नॉर्म्स तैयार किया है, जिसके आधार पे फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले लोग सब ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी हम अपना कैंपस भारत में भी खोल सकता है ना। एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल वो खुद ही डिसाइड करे, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस होगा, फी स्ट्रक्चर भी खुद ही डिसाइड करे, और हाँ विल ऑल्सो बी एबल टू रिपेट्रेट देयर फंड्स टू देयर पेरेंट कैंपसेस। यही है रिपेट्रेट, यानी कि पैसा वो ले जा सकता है और अपना जो पेरेंट कैंपसेस है उसको दे सकता है वहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है बाबू, इसी की वजह से फंसा था पहले वाला चीज़ हमारा, है ना। ये वर्ड देख लो, बढ़िया से इंग्लिश में लिख लो वहाँ पे, इन्हें रट लेना तुम लोग।
तो ड्राफ्ट यूजीसी, इसमें क्या बोला गया कि कैंपस खोला जाएगा तुम्हारा, उसके लिए सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इन इंडिया रेगुलेशन 2023, यानी कि अपना यूजीसी का जो ड्राफ्ट है तुम्हारा इस नाम से है। इसमें यही बोला गया कि पूरा फ्रीडम दिया जाएगा, यानी कि ऑफर कंसिडरेबल फ्रीडम टू फॉरेन एजुकेशन प्लेयर्स विलिंग टू एक्सप्लोर द इंडियन मार्केट, यानी कि भारत के मार्केट को वो बढ़िया से यूज़ कर सकता है, यहाँ पे कैंपस खोल सकता है, आपको पूरा आज़ादी है। और ये अच्छा सही डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, समझे। हो सकता है कल के दिन में बताओ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तुम्हारा कंट्री में है, कितना खुशी का बात होगा कि इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा तुमको, है ना, यहीं से हम पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। वर्ल्ड बेस्ट तुम्हारा जो टॉप 100 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वो भारत में भी खोला जाएगा, कितना गर्व का विषय होगा। और एक से एक तुम्हारा यहाँ पे रिसर्च होगा। जो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर में पीछे चले गए, आखिर सब सेमीकंडक्टर को आगे कौन बढ़ाया है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही बढ़ाया है। अभी गंगा में कुछ भी दिक्कत होता है आईआईटी कानपुर ही याद आता है हमें, तो फिर वो भी आईआईटी कानपुर तो कुछ नहीं है वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो। और यदि बड़ा बड़ा आ जाएगा तो कितना फायदा होगा। बट हम ये सुनिश्चित कर ले कि फिर गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट फिर वो हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, तो उसमें फंसेगा सरकार का। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा एक आंकड़ा देखते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भारत में क्या हिसाब किताब है, सब आंकड़ा दिया गया है स्टूडेंट। देखो अगर देख लेना है तुम लोग को, बट उससे पहले देखो कि हमारा इनरोलमेंट रेशियो क्या है। हायर एजुकेशनल इनरोलमेंट रेशियो कितना है बताओ जरा, तुम लोग को पढ़ाया गया है। 18 साल से लेके 23 साल के बच्चे लोग जो होते हैं, जो कि मूव करेंगे अब कॉलेज में, कितना दाखिला? वेरी गुड, 26 से 27%। हाँ, अब लड़की का भी, अब पहली बार है कि जेंडर गैप इसमें नहीं है, जहाँ पे लड़की ज़्यादा एडमिशन ले रही है, लड़का से थोड़ा स्लाइटली हल्का पॉइंट बढ़ा है, तो इज़ वेरी गुड। मगर बाहर का कंट्री देखो तो 60% है इनरोलमेंट रेशियो। इनरोलमेंट से समझ रहे होने, यानी कि 100 आदमी है, 100 आदमी जो सक्षम है, 18 साल से लेकर 23 साल का वो व्यक्ति है, तो इंडिया में कितना है? 27% है। यानी कि 27% से घटाओ जो भी है वो आदमी कॉलेज नहीं जा रहा है इंडिया में। इंडिया में ओनली 27 इनरोलमेंट रेशियो है, बहुत कम है भारत में। बट हर समय रहता था कि गर्ल्स लोग पीछे हो गई थी। इस बार क्या हुआ कि गर्ल्स का इनरोलमेंट रेशियो बॉय से थोड़ा आगे निकल गया, तो सरकार को जाता है इसका क्रेडिट कि सरकार ने इस तरह का भूमिका अदा किया है कि गर्ल्स को, अब देखो ना नीतीश कुमार, इस चीज़ में तुमको नीतीश कुमार को प्रेस करना होगा, यहाँ पे रिक्शा देना, ये देना, वो देना, हाँ किसी तरह भी हो, बात समझे। तो वही चीज़ आंकड़ा दिया गया है, इसको पढ़ लेना है तुम लोग को अच्छे से, ठीक है। ये देख लेना टीचर का रेशियो क्या है, ये सब चीज़ तुम लोग देख लेना। आगे देखो तो वेरियस एस्पेक्ट अबाउट द ड्राफ्ट FHE रेगुलेशन 2023, इसमें क्या क्या दिया गया है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट, मोड ऑफ पेमेंट्स एंड रिमिटेंसेस, रिपेट्रिएशंस एंड सेल ऑफ प्रोसीड्स इफ एनी shall be as per FEMA 1999 and its rule, and hence the campus established by FHE can repeat the funds generated by the campus। कहने का मतलब क्या है कि फंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो सकता है, यानी कि इंडिया से यूनाइटेड स्टेट जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से यहाँ पे लोग जो प्रोफेसर साहब होंगे जो बाहर से आएंगे, जो कमाएंगे, तो अपने घर भेज सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फेमा रूल है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया गया था हमारा, जो पार्लियामेंट से बनाया गया था, उसके आधार पे ही है, उसको वायलेट नहीं करेगा, डोंट वरी। तो यानी कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं बाकी के जो बाकी जो फॉरेन कंट्री वाले यूनिवर्सिटी है, उसको हम सुनिश्चित करें कि आप फेमा के अंदर आएंगे। फेमा मतलब जो हमारा लॉ है, पैसा भारत से जो पैसा जाता है, देखो यहाँ पे देखो, भारत जो पैसा बाहर जाता है तो ये इसके रूल के हिसाब से होगा, फेमा के हिसाब से होता है। अब फेमा में यदि कोई तरह का वायलेशन आ गया, यानी कि आप पैसा भेज रहे हो बट इट कॉजेस सम वायलेशन इन फेमा, तो फिर सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, बात समझे। तो ये पूरा फेमा के हिसाब से होगा। द यूनिवर्सिटी शैल बी ग्रांटेड अप्रूवल, देखो यूनिवर्सिटी को 10 साल के लिए अप्रूवल है, 10 साल तक आप करिए, जब 9th ईयर होगा तो फिर आप रिन्यू कर लीजिए, है ना, आफ्टर द एंड ऑफ 9th ईयर, तो अब फिर आप रिन्यू कर दीजिए, फिर आपको 10 साल का मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी दैट पार्टिसिपेट इन ग्लोबल रैंकिंग, इसका मान लो कि ग्लोबल जो यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग के सेंसस में पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो कई यूनिवर्सिटी ऐसे भी होते हैं जिसको बोलते हैं कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे ग्लोबल रैंकिंग में, कई यूनिवर्सिटी ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं कि छोड़ो ये कोई काम नहीं है, बात समझ में आया ना। जो नहीं कि सब वर्ल्ड का सभी यूनिवर्सिटी तुम्हारा ग्लोबल रैंकिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका टॉप 100 पोजीशन है, बात समझे, तो आराम से आके खोल सकता है,
समझे ना, आइदर इन द ओवरऑल और द सब्जेक्ट वाइज, यानी कि ओवरऑल में आया या फिर सब्जेक्ट वाइज में 500 का रैंक में कोई भी रैंक आया तो इंडिया में आके अपना कैंपस खोल सकता है। वाइल और दूसरा जो यूनिवर्सिटी जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया ग्लोबल रैंकिंग में, वो भी मान लो कि अपना किसी भी ब्रांच में रिप्यूटेटेड है तो इंडिया में आके वो ब्रांच खोल सकता है। आर गेटिंग में, समझ गए, यानी कि दोनों को है। जो ग्लोबल रैंकिंग में, यानी कि जो ग्लोबल रैंकिंग में देखो जो टॉप 500 पे आया तो वो भी कैंपस खोल सकता है। दूसरी बात है कि मान लो कि यूक्रेन का ऐसा बहुत सारा यूनिवर्सिटी, जैसे यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन सबसे फेमस है, तो अब वो उसने ग्लोबल रैंकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, बट उसका वो विषय बहुत ही रिप्यूटेटिव है वहाँ पे, हाँ, तो वो खोल सकता है, क्योंकि उसके लिए फीडबैक लिया जाएगा। हमारे जो हो गए एम्बेसी वाले लोग वो देखेंगे कि है कि नहीं है, तो देखोगा कि हाँ बहुत रिपोर्टेशन है, अच्छा है। जैसे एग्जांपल देखो ना, हम इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया का देखो आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, ये तो बहुत रिपोर्टेड है ये तुम्हारा। तो ग्लोबल रैंकिंग 500 में कहीं नहीं है ये सब, तो 100 में तो नहीं है, चलो 500 में है, 100 में नहीं है, बट हमें मौका मिला नेपाल में जाकर खोलने का, तो नेपाल वाला तो बोलेगा कि आप टॉप 100 में आते भी नहीं है, तो फिर नेपाल वाला आके चेक करेगा, नहीं आईआईटी मुंबई बहुत तगड़ा है, दे दीजिए कैंपस। तो सेम फॉर इंडिया ऑल्सो, समझ गए ना। तो देखो इन 2022, अब देखो इसमें तुमको अच्छा ये हो गया, द कैंपस विल हैव द फ्रीडम, देखो कैंपस पास पूरा फ्रीडम है कि फी स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकता है, बट जो भी फी स्ट्रक्चर होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। किस आधार पे आप ये फी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, इसका आपके पीछे होना चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से जस्टिसिएबल होना चाहिए। अब ये हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि यूजीसी का जो चेयरपर्सन है उनका कहना है, देखो ये चौंका देगा तुमको, याद रहा हूँ कि लगभग भारत के 4.5 लाख विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और 2022 में गए हैं, हमारा 1 साल का ये औसत है, और इसके वजह से लगभग 28 से लेकर $30 बिलियन पैसा खर्च होता है प्रत्येक साल स्टूडेंट, समझते हो, ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है ये, समझे। इसलिए यदि ये आ जाएगा तो बच जाएगा पैसा हमारा। तो दे विल बी फ्री टू प्रोवाइड, यानी कि पूरा आप स्कॉलरशिप भी दे सकते हो, हाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप बाहर भी मिलता है, तो स्कॉलरशिप दे सकता है ये लोग। इसको कंप्लीट ऑटोनॉमी है अपना फैकल्टी को हायर करने का, बाकी स्टाफ को हायर करने का। नहीं तो देखते हो इंडिया में बोल देगा कि हम हायर करेंगे, तो फिर कहाँ है फिर ऑटोनॉमी। इसको पूरा इजाज़त है, किस तरह का टीचर होंगे, किस तरह का स्टाफ होगा, है ना, वो इंडिया से भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बाहर से भी ला सकते हैं। जो बाहर से जो फैकल्टी अपॉइंटेड होगा इंडियन कैंपस में, वो कम से कम रीजनेबल पीरियड तक रहे, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा के भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल पीरियड तक ले, 2 साल के लिए, 3 साल तक एक होना चाहिए, समझे। तो वही बोला कि एंड दिस इज एम्ड एट इंश्योरिंग इंस्टीट्यूट डू नॉट मेक देम सर्व लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विजिटिंग फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम रीजनेबल पीरियड तक वो फैकल्टी रहना जरूरी है, यदि आप फॉरेन कंट्री से उसको बुलाते हैं तो। इंस्टीट्यूट विल हैव टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द इंग्लिश इज एज पार विद द पेरेंट कैंपसेस, यानी कि ये यूनिवर्सिटी को ये चीज़ तय करना होगा कि जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाया जा रहा है उसी लेवल पे यहाँ पे भी पढ़ाया जाए, तब ना माना। अब ऐसा तो ना हो कि IIT तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, एम्स, पटना वाला एम्स है और दिल्ली वाला एम्स है, वो डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, सेम क्वालिटी का होना चाहिए। आखिर हमको मंगवाने का मतलब क्या हुआ, यदि फालतू वाला मंगवाना होता तो हम खुद मंगवा लेते, ऐसे भी हम कॉपीराइट्स का वो हनन करने में सबसे आगे है, हम करवा सकते थे। हमारे पास IIT है, बट IIT भी कहाँ है, देखो नेहरू जी IIT खड़गपुर को MIT के लाइन पे बनाए थे, कहाँ है MIT, कहाँ IIT, जमीन आसमान का अंतर है, बात समझे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन देखो सेल नॉट बी क्वांट, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खेलेगा फिर सरकार, मगर जो भी फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा उसको ये चीज़ का ध्यान देना होगा, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, समझ गए ना। अब यहाँ पे खेलेगा वो, समझ रहे हो ना, यहाँ पे बढ़िया से खेलेगा वो। कुछ मोदी जी के अगेंस्ट बोल दिया तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का अगेंस्ट हो गया फिर बात, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो फूक के कदम रखेगा फिर बाहर कंट्री वाला भी। तो देखो सेल नॉट ऑफर, हाँ सेल नॉट ऑफर एनी सच प्रोग्राम ऑफ स्टेट डेट जियोपर्टाइज, हाँ ऐसा कोई भी प्रोग्राम ये फॉरेन कंट्री वाले जो यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं रखेगा जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के विरोध में हो, समझे। तो देखो हैव टू मॉनिटर इम्पार्ट एजुकेशन, और देखो ये देखो इसमें बोला गया कि ओनली ऑफलाइन मोड कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड नहीं करोगे।
मगर अभी वर्ल्ड में कोविड के बाद क्या एक सिलसिला चला है कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, ऑनलाइन भी होना चाहिए, ऑफलाइन भी होना चाहिए। बट जो ये ड्राफ्ट कमीशन में खाली ऑफलाइन का बात किया गया, ऑनलाइन का बात नहीं किया गया है। इसलिए बोला गया देखो एफ ए हैव टू मेंटली इम्पार्ट एजुकेशन इन ऑफलाइन मोड एस ऑनलाइन क्लासेस सेड नॉट बी अलाउड। तो इस चीज़ को लेके भी दिक्कत हो सकता है आने वाले समय में, समझे ना। यूजीसी, आप देखो यूजीसी को पूरा अधिकार है कि वो कैंपस में कभी भी जाकर विजिट करके वो इंस्पेक्ट कर सकता है। एंड दे विल नॉट बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ एंटी रैगिंग एंड, और बिल्कुल ये तुम्हारा हाँ ये आपका क्रिमिनल लॉज वगैरह सबके साथ वो दे विल नॉट बी, यानी कि क्रिमिनल लॉज उसके ऊपर भी लागू होगा, एंटी रैगिंग वाला चीज़ उस कैंपस के ऊपर भी लागू होगा, जिससे रैगिंग होता है ना यूनिवर्सिटी में, तो इसके ऊपर भी लागू होगा। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि जो भी तुम पॉइंट्स देख रहे हो इसमें बहुत सारा पॉइंट जो कि वीकर पॉइंट होगा। एग्जाम्पल समझो, सबसे बड़ा समझो इसमें कि अब ये देखो ड्राफ्टिंग स्टेज में है, ये समझना हो तुमको, अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है, इस पर बहुत सारा चीज़ अभी चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज क्या करना पड़ेगा कि जो ऑफलाइन मोड दिया गया है उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात है जो 7th पॉइंट दिया गया है तुम लोग को कि इतना बड़ा जो ब्रैकेट खोल दिया गया है कि इंटीग्रिटी, इस पर भी काम करना होगा उसको, समझे। और जो वहाँ पे रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, उसके लिए उन लोग को भी अच्छे से ट्रांसपेरेंट होना होगा, क्योंकि काम तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। दैट्स इट, इतना ही है।